मेडिकल फील्ड में ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसका स्कोप आपको लगता है बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है? सीखना पड़ेगा। डॉक्टर फील्ड ऐसा है कि जो लर्निंग जो है आपकी खत्म नहीं होगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने 4.5 ईयर का कोर्स 4.5 साल का कोर्स कर लिया, 3 साल का पीजी कर लिया तो मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, मार्केट में नए नए डिजीज आ रहे हैं, तो एआई आने के बाद आपको एआई के साथ चलना सीखना। एआई तो बहुत तेज चलेगा। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है तो किस तरीके से उसकी काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चा अगर हम फॉरेन में भेज तो रहे हैं, क्या फॉरेन में सर्वाइव कर पाएगा? मेडिकल फील्ड बहुत एक्सपेंसिव जर्नी है, बहुत कॉस्टली एजुकेशन है। तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है, दे हैव डिसाइडेड कि दे विल गो फॉर एमबीबीएस, बट इतना पैसा नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड यू प्रोवाइड? बस बच्चे आते हैं बट उनका इंटरेस्ट नहीं है, बट पेरेंट्स चाहते हैं वो करें, जो ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। एमबीबीएस वाला उससे कैसे डिफरेंट है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिंपल शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ एमबीबीएस वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस वाला के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर रितेश सिंह राजपूत जी से। उनकी जर्नी खुद में ही एक इंस्पिरेशन है। रूरल बैकग्राउंड से आकर एमबीबीएस वाला जैसी कंसल्टेंसी खोलना खुद में ही एक इंस्पिरेशन है। ये पॉडकास्ट ना सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल होगा जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, तो आगे जुड़े रहिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। सबसे पहले सर मैं आपसे एमबीबीएस वाला के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और इसका विजन क्या है? देखिए, एमबीबीएस वाला बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट को गाइडेंस का काम करता है और उसमें उसके हर एक पॉइंट पे हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम है, हमारे पास एक काउंसलिंग की टीम है जो गाइड करती है कि मेडिकल के फील्ड में स्टूडेंट को किस कोर्स का चुनाव करना चाहिए, कौन सा लोकेशन, कौन सा कॉलेज उसके बजट के अकॉर्डिंग अच्छा है और उसके स्कोर और उसकी जो सिचुएशंस है, जो उसका प्रोफाइल है, उसके हिसाब से उसको बेस्ट क्या मिल सकता है। तो हमारी टीम उसको एनालाइज करके और उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आपके लिए बेटर है। और यही हमारा काम है नेचुरली, कि हम यही करते हैं कि हम स्टूडेंट को अपने पास काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग कई पैरामीटर्स पे होते हो तो बहुत ही डेप्थ फैक्टर है, लेकिन हम बेसिकली एडमिशन्स कराने का, जो कि उसको बेस्ट कॉलेज उसके स्कोर के हिसाब से प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। एमबीबीएस वाला का यही विजन है। दैट्स रियली ग्रेट। सर आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं जो ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, एमबीबीएस वाला उससे कैसे डिफरेंट है? देखिए, एमबीबीएस वाला मार्केट में हज़ारों लाखों की संख्या में जो कंपनी है, जो कि कंसल्टेंसी है, जो एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। बट एमबीबीएस वाला जो है वो बेसिकली जो इसका विजन था वो रूरल एरिया के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उसके लिए हमारा एक मेन शुरुआत हुआ था कि हमें जो ऐसे लोगों को कनेक्ट करना था जो कि व्यवस्था से मतलब कहीं ना कहीं वंचित हैं। उनके घर में कोई, जैसे मेडिकल का फील्ड है, एक ये बहुत ही बड़ा स्ट्रीम है। इसमें ऐसा होता है कि अगर घर में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हो, एक बेसिक फैमिली हो, एक नॉर्मल रूरल एरिया से बैकग्राउंड रखता हो, तो उनके लिए ये सजेशन देना, उनके लिए उनके स्कोर के हिसाब से गाइडेंस देना, या कैरियर में कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या उनको फोकस करना चाहिए, वो पॉइंट गाइड करने वाला फैमिली में नहीं होता है। तो मेन एमबीबीएस वाला का यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे सिटी से हैं, जो गांव से हैं, वैसे स्टूडेंट को हम गाइडेंस प्रोवाइड करें। और इसमें हमारे पास और भी जैसे मेट्रो सिटीज़ के भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा रहता है कि रूरल बैकग्राउंड वाले लोगों को काउंसलिंग का मतलब देने का काम करें। इसके अलावा आपने एक बात पूछा कि एमबीबीएस वाला दूसरे कंसल्टेंसी से कैसे अलग है। देखिए, दूसरी कंसल्टेंसी, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कंपनी तो हर फील्ड में बहुत सारी हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें हॉनेस्ट रहना है अपने क्लाइंट के प्रति। जैसे हम किसी को गाइडेंस कर रहे हैं तो देखिए, हमारे एक पैरामीटर्स हैं, हमारे गाइडेंस के हिसाब से अगर हमने उसको अगर कहीं भी मिसगाइड कर दिया तो उसका कैरियर पाथवे डिस्टर्ब हो सकता है, उसका पूरा होल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। लाइक जो हमारे पास अगर कोई पढ़ने के लिए आया और किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए वो हमारे पास बात करने आता है, और गाइडेंस जब हम देने जाते हैं तो एक उम्मीद होती है कि एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं। जैसे अगर हम जाते हैं किसी मेडिकल हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, तो डॉक्टर अगर हमें बताता है कि इस डिजीज में ऐसा आपको करना चाहिए, तो हम सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो सेम यही एक फील्ड, जैसे हमारे पास आए कोई कैरियर से रिलेटेड अपने गाइडेंस के लिए, तो हमारा भी क्या होना चाहिए कि अगर जिस चीज़ में हम अगर एक्सपर्ट नहीं है तो हम उसको फेक कमिटमेंट नहीं करें या फेक प्रोमिसेस नहीं करें। हमें क्या उसकी स्थिति के हिसाब से नेचुरली और ईमानदारी से गाइडेंस देना चाहिए। दूसरी बात रह गई कि एमबीबीएस वाला डिफरेंट क्यों है। एमबीबीएस वाला की एक अपने आप में 12 साल का लिगेसी है, लगभग 10 साल हम कमिट करते हैं, लेकिन हम उसके पहले से काम करते आ रहे हैं।
तो हम 12-13 साल से एक ही लोकेशन पे भोपाल शहर में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मतलब बहुत सारी चैलेंजेज आए, लेकिन हम चैलेंजेस से घबराए नहीं और कंटिन्यू एक ही प्लेस पर वर्क करते रह गए। तो एक सबसे बड़ा इस मार्केट के अंदर है कि आप प्लेस चेंजेज वाला नहीं है। बहुत सारी ऑफिसेस आते हैं, बहुत सारी कंपनी स्टार्ट होती है, 1 साल 2 साल 6 मंथ में वो अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं, मोबाइल नंबर उनका बंद हो जाता है। हाँ, it happens. तो उसमें क्या, क्लाइंट को मतलब फेक प्रॉमिस कर दिए, मिसलीड कर दिए और फिर उसके बाद वो उनसे कुछ ना कुछ जो सर्विस चार्ज के नाम पे अर्न कर लेते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। गांव के बच्चे हैं जो आ रहे हैं, हाँ, उनसे इतना सारा तो पैसा एमबीबीएस लिया वाला जाता है। ये सबसे बड़ा एक फोकस है कि ईमानदारी से गाइडेंस देता है। दूसरी एक लिगेसी है कि हम अपने एक ही प्लेस पे बने हुए हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं उनका फेथ हमारे से बना हुआ है, हम उनको एज ए इमोशनली अपने आप से कनेक्ट करते हैं और उनके साथ हम भी इमोशनली निभाते हैं रिश्ता। ये नहीं कि उनको एक बार गाइड कर दिया और फिर दोबारा उनसे रिस्पॉन्स नहीं करे। अगर बच्चा किसी कोर्स में परस्यू कर लिया तो हम कोर्स के ड्यूरेशन में भी अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट हमारे टच में, हम भी कोशिश करते हैं सामने से कि हम टच में रहें। अगर स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स का अगर हमारे साथ कनेक्टिविटी बना रहता है तो हम उनको पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में गाइडेंस देते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको बात करें कि आफ्टर कोर्स कि उनको फर्दर मास्टर डिग्री में क्या करना चाहिए, प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या फील्ड में उनको जाना चाहिए जिससे उनका कैरियर ग्रोथ करेगा, उस सब में हम गाइडेंस करते हैं। एक बार हमारे साथ अगर कोई एनरोल्ड होता है तो जब तक वो हमसे दूर ना हो तब तक हमारा प्रयास रहता है कि हम लाइफ टाइम उनसे जुड़े रहें, क्योंकि बेसिकली जो हमारा फील्ड है नेटवर्क का काम है। तो हम अपने नेटवर्क के साथ फेयर रहना चाहते हैं, हम जो अपने क्लाइंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा फेयर रहना चाहते हैं। तो एक पैरामीटर आपको बताया कि एमबीबीएस वाला दूसरा फैक्टर ये है कि हम दूसरे से डिफरेंट हैं। तीसरा हमारा एक नॉमिनल सर्विस चार्ज है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम ऑलरेडी मेडिकल के फील्ड में हमारे 2 हॉस्पिटल्स भोपाल में मैं रन कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स का पूल है जो कि मतलब यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिस्ट डिवीजन वाले भी डॉक्टर हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो हम अपने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी दिलवाते हैं। लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने यूजी कंप्लीट कर लिया, उसको पीजी में किसी कोर्स में परस्यू करना है, तो अगर हमसे कनेक्टिविटी में है, एक बार एनरोल्ड है यूजी के दौरान, तो हम उसको पीजी के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गाइडेंस दिलवाते हैं। अब रह गई बात कि बहुत सारे कंपनी क्लेम कर रही है कि मैं पीजी की गाइडेंस करता हूँ या प्रॉपर हमारे पास काउंसलिंग का वो नॉलेज है। तो हमारे साथ क्या है कि एक्सपर्ट, जैसे आप सपोज आप गायनी में आपको जाना है, तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमबीए किया है, ठीक है, मैं गाइडेंस आपको स्कोर से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकता हूँ, फीस से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकता हूँ, लेकिन क्या उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टाइज है मेरे पास? मैं तो गायनिकोलॉजी नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी गायनी जो हमारे पास पूल है डॉक्टर्स की, उसके साथ मैं इंटरेक्ट कराता हूँ स्टूडेंट को कि नहीं, आप अगर गायनी परस्यू करने जा रहे हो तो फर्दर आपको ये एडवांटेज है, ये चैलेंजेज आ सकता है। तो स्टूडेंट उसके लिए मेंटल प्रिपेयर रहता है। जब आपको किसी टारगेट का पहले से पता हो कि उसमें आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, तो आपको टारगेट अचीव करने में बहुत मज़ा आएगा और आसानी से आप कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बताया कि एमबीबीएस वाले के पास डॉक्टर्स की टीम, 2 हॉस्पिटल्स की लेगेसी है और हम एक हॉनेस्टली काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। सर, एक चीज़ और देखी जाती है कि बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए पर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उन्हें एमबीबीएस करना चाहिए, मेडिकल एक बहुत अच्छी फील्ड है, जी, बहुत पूजनीय फील्ड है, बिल्कुल है। बट ऐसा कभी होता है आपके पास बच्चे आते हैं बट उनका इंटरेस्ट नहीं है, बट पेरेंट्स चाहते हैं वो करें? देखिए, एग्जैक्टली जो अभी का समय चल रहा है, इस समय पहले हम लोग मानते थे, मतलब एक काउंसलिंग से डिफरेंट चीज़ है। एक आप अपने घरों में भी इसको आप लागू कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन के ऊपर भी लागू कर सकते हो। पहले क्या होता था कि लोगों के अंदर मैच्योरिटी ऐसा माना जाता था कि अंडर एज में आ जाती थी। अंडर एज में आने का सेंस यह है कि मैच्योरिटी इसलिए कि लोग पहले कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे, क्योंकि रोजगार के अपॉर्चुनिटी कम थे और इतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया ऐसे तो नहीं था, तो उसमें क्या होता था कि लिमिटेड उनके पास मतलब रिसोर्सेस रहता था कि जहाँ से उनको कोई चीज़ पता चले, तो लोग डरते थे और इस वजह से वो सीरियस रहते थे अपने कैरियर को लेके। अभी क्या है कि लोगों को लगता है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी जा सकते हैं और आज सुविधाएं ऐसी है कि आप कर भी सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं पेरेंट्स के लिए गाइडेंस, मेरा मतलब एक मेरा सुझाव रहता है, शुरू से ही मैं कहता हूँ कि पहले जैसे 20 ईयर्स का अगर स्टूडेंट है तो पेरेंट्स को, हम ही लोग को मौका मिल गया कि हमारे फादर मदर ने आफ्टर 12th नहीं पूछा कि आपको इंजीनियरिंग करना है कि क्या करना है। हम लोगों ने अपने से कैरियर पाथवे का चुनाव किया और उसमें
शामिल हुए और धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन अभी मैं पेरेंट्स के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं गाइडेंस देना चाहूँगा, एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो तब तक आप अपने स्टूडेंट को जस्ट लाइक एक मिट्टी होता है ना, कुम्हार अगर उसको चाहे तो सुराही बना सकता है, उसको चाहे तो मटका बना सकता है, अलग अलग शेप में डाला जा सकता है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट को, अपने बच्चे को एज ए आप कच्चा मिट्टी की तरह सोचो और उसको ग्रेजुएशन तक उसका शेप जो है उसका बनने में आप मदद करो, इमोशनली भी कनेक्ट रहो, उसके हर चीज़ का मॉनिटरिंग करो, फॉलोअप लेते रहो। एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो अभी धीरे धीरे क्या आता है कि पहले क्या था कि पहले तो ज़्यादा स्थिति गड़बड़ थी कि पेरेंट्स बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। अब पेरेंट्स इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हो चुके हैं कि बच्चों का पेरेंट्स का एक डर भी नहीं बचा। तो ये दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए फादर और बच्चे के बीच में या पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में, और इतना ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा आपका डर नहीं हो। क्योंकि जैसे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक रिस्पेक्ट का और एक डर का भी एक वो होता था। आज के समय में क्या हो गया कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एज ए फ्रेंडशिप टाइप का हो गया है और टीचर किसी को मतलब एक पनिशमेंट नहीं दे पा रहे। मार्केट ऐसा कर दिया कि स्कूल में अगर कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट को डांट दिया तो उसके पेरेंट्स आके कंप्लेन करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि ठीक है, डांटना या मारना तो चलो ठीक है, समय के हिसाब से आप बदल लो, लेकिन एक रिस्पेक्ट होना चाहिए और पेरेंट्स को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लाइक अगर मैं ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में हूँ तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो अब समझदार हो चुका है, टोटल चीज़ें वो संभाल लेगा। ठीक है, बच्चा समझदार भी है और मैं मानता हूँ कि संभाल भी लेगा, लेकिन एक ऐसे मोमेंट पे रहता है बच्चा कि अगर वो थोड़े टाइम के लिए भी किसी अगर गलत संगत में आ जाए, थोड़ा उसका माइंडसेट डाइवर्ट हो जाए तो उसका जो कोर्स है या उसका जो कैरियर पाथवे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऑल्सो मेडिकल एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, 5 साल का 6 साल का कोर्स है। तो इसमें अगर बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है तो भटकना भी हो जाता है, भटक जाता है बच्चा, कंफ्यूजन भी होती है कि मुझे MBBS ही करना है, मुझे कोई और फील्ड में जाना है। जी, तो सर आप MBBS के अलावा और भी फील्ड्स में काउंसलिंग? मेडिकल के सारे फील्ड में हम गाइडेंस देते हैं। लाइक MBBS हो गया, PG के कोर्सेज तो आफ्टर MBBS ही होगा, लेकिन BMS हो गया आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी हो गया, BUMS हो गया, BHMS हो गया, डेंटल का फील्ड है। इसके बाद नर्सिंग में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेडिकल में भी बहुत सारे कोर्स हैं, मतलब आप रेडियोथेरेपी का आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होता है, तो बहुत सारे कोर्स हैं। वो तो बच्चे और उसके सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग एक पैरामीटर डिसाइड करते हैं। अब सपोज MBBS करने के लिए अगर प्लान तो कर लेने से सिर्फ MBBS होगा नहीं, आपका एक बेसिक नॉलेज भी उस हिसाब से होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ एरिया भी होना चाहिए। अब जैसे आपने कोर्स तो ले लिया MBBS, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी तो मैटर है, उसको भी तो ध्यान रखने वाली बात है। तो हम लोग उस हिसाब से एनालाइज करके उनको हम सामने एक टेस्ट लेते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है। इसके बाद हमारे 2-3 पैरामीटर हैं कि बेसिक हम क्वेश्चन से, मतलब जो फाउंडेशन बैच के बच्चे रहते हैं उसका टेस्ट करते हैं और उसके मतलब माइंडसेट को समझते हैं कि क्या ये इंटरेस्ट है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम नहीं लगता है कि हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन तेज होता है, उसके अंदर है एक्सपर्टनेस, लेकिन शायद वो डाइवर्टेड है, तो उसके एक्सपर्टनेस को हम राइट वे में ला देंगे तो अच्छा कर ले जाएगा। तो उसमें हम लोग को फोकस करना रहता है। IQ लेवल देखते हैं कि स्टूडेंट कितना सफ़र कर पाएगा। तो फील्ड तो बहुत अच्छा है और रियलिटी ये है कि लोग इसमें इसलिए डरते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम सर्व करने वाला फील्ड है। एक मेडिकल फील्ड ऐसा है कि आपको हर दिन सर्व करना है, तो थोड़ा सा है प्रेशर वाला फील्ड है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से रिस्पेक्ट है, जिस हिसाब से आपकी पोजीशनिंग एक आपके मतलब सोसाइटी में आपकी बनती है, तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा। कुछ अच्छा करना है तो आपको प्रेशर तो लेना पड़ेगा। तो है मेडिकल फील्ड में ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसका स्कोप आपको लगता है बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है? बिकॉज यू हैव सीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि AI का ज़माना आ चुका है। जो पहले के डॉक्टर्स थे अच्छे हैं, नॉलेज एक्सपर्ट है, लेकिन उनको आज के डेट में मशीन से प्ले करने नहीं आता। तो अभी क्या इतने सारे मतलब एजुकेशन और मेडिकल के फील्ड में इतने सारे डिवाइसेस आ चुके हैं कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। लाइक जैसे पहले के डॉक्टर्स को अगर देखा जाए तो सिर्फ उनके पास क्या होता था कि वो जांच करते थे और जांच के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपको मेडिसिन दे देते थे। अभी अब देखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स आ चुके हैं और ऐसे हर जगह पे ही हैं कि पेपरलेस हॉस्पिटल हो चुका है। अब सब कुछ उनको प्रिस्क्रिप्शन भी देना है तो लैपटॉप पे उन्होंने टाइप कर दिया
प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया। कुछ जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि ऐप पे आ चुका है जिसका कोई पेपर से रिलेटेड कंसर्न ही नहीं है। तो अब डॉक्टर जो अपकमिंग है या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या जो पीजी कर रहे हैं या जो 2-5 साल से पीजी करके मार्केट में है, उनको अभी के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो मेडिकल फील्ड में भी एआई और कंप्यूटर लेस जो व्यवस्थाएं हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो मतलब पूरी तरीके से आप जा रहे हैं, तो आपको मशीन से खेलने आना चाहिए, मशीन का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, थियरी आपका अच्छा है, आपका डायग्नोसिस अच्छा है, लेकिन अगर आपको मशीन चलाने नहीं आता है, मशीन इन द सेंस मतलब डिवाइस, जो भी मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको उससे रिलेटेड आपको नॉलेज एक्सपर्टनेस लाना पड़ेगा। और मार्केट को ये लेकर चलो कि जो मान लो यूएस के अंदर में हो रहा है, यूके के अंदर में हो रहा है, ये सब चीज़ों को भी आपको धीरे धीरे समझने की ज़रूरत है। मार्केट बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। अगर अब देखा जाए बिफोर 10 ईयर्स पहले हमें नहीं लगता था कि पॉडकास्ट जैसा कोई चीज़ कॉमनली था। आज कितना कॉमन चीज़ हो गया पॉडकास्ट। सेम उसी तरीके से हर फील्ड में बदलाव होता। अगर हम बदलते जाएंगे तो हम मार्केट के हिसाब से कंपटीशन में हम आगे रहेंगे। अगर नहीं बदलेंगे तो आउटडेटेड होंगे, मार्केट से हमें निकाल फेंक दिया जाएगा। एआई का डर भी बहुत ज्यादा है, बहुत है, बिल्कुल है। करियर ऑप्शंस बच्चे चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल, रोजगार के बहुत सारे रोजगार खत्म भी हो रहे हैं। तो कितना इम्पैक्ट ये मेडिकल फील्ड में डालने वाला है? मेडिकल फील्ड में भी काफी हद तक इम्पैक्टफुल होगा। एम्प्लॉयमेंट को कितना अफेक्ट करेगा? मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि मेरे पास हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल में एक बेसिक सियाम मशीन होती है जो कि ऑर्थो की, स्पाइन की और जनरल सर्जरी के बहुत सारे चीज सर्जरी करने में वो मशीन का यूज होता है। अब उसमें एक ऐसे डॉक्टर्स आते हैं कि जो कि कुछ मशीन्स पे तो उन्होंने वर्क किया है, उसका उनको फंडामेंटल पता है, लेकिन जैसे ही हाई क्लास मशीन आती है तो उसको चलाने से भागते हैं। तो आप सोचो कि आपको प्ले करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी है, अब पहले गियर वाली गाड़ी थी, आज ऑटोमेटिक गाड़ी है, फिर अभी टेस्ला की गाड़ी आ जाएगी कि विदाउट ड्राइवर भी मतलब वो चलने वाली गाड़ी आ जाएगी। तो हमें आपको मार्केट के हिसाब से, हमें मार्केट डिमांड के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का फील्ड कंप्यूटर आपका इलाज कर देगा, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो लोग आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मुझे फीवर है तो मैं गूगल बाबा से पूछ सकता हूं कि मुझे मेडिसिन क्या चाहिए। अगर कोई डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्राइब किया है तो मैं उसको जस्टिफाई कर लूंगा। विटामिन B12 मेरे बॉडी में कम है और मैं अगर अपने डायग्नोसिस में और सजेशंस में गलत चीज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूं, तो पेशेंट या जो भी लोग हैं वो जागरूक हैं और वो तुरंत आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, जब मेरा ब्लड इतना है या मेरा ये है तो मैं इसी से हो जाएगा, मैं इस एक क्यों दवा लूँ। तो आपको रियल में नॉलेज के हिसाब से और मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपने जैसे बोला ना फेक प्रॉमिस करोगे, इस फील्ड में भी फेक प्रॉमिस है। अगर आपने सोचा कि मतलब फेक प्रॉमिसेस और बेसिक चीज़ों के आधार पे आप कुछ मार्केट में अच्छा अचीव कर पाओ तो नहीं कर पाओगे। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। डॉक्टर फील्ड ऐसा है कि जो लर्निंग जो है आपकी खत्म नहीं होगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने 4.5 ईयर का कोर्स, 4.5 साल का कोर्स कर लिया, 3 साल का पीजी कर लिया तो मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, मार्केट में नए नए डिजीज आ रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आ रहे हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, तो आपको तो लर्निंग वाला फील्ड है। डे बाय डे आपको डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट रहना पड़ेगा। तो एआई आने के बाद आपको एआई के साथ चलना सीखना। एआई तो बहुत तेज चलेगा, लेकिन आपको भी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। पुराना पैटर्न आपका अब नहीं चलने वाला। ठीक है सर, आपने मेंशन किया कि आप काउंसलिंग के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जी। ऐसी कौन सी प्रोसेस को आप फॉलो, अगर आपके पास कोई बच्चा आता है तो आप किस तरीके से उसकी काउंसलिंग करते हैं? देखिए, हम बेसिकली बच्चे का पूरा एक डेटाबेस लेते हैं। डेटाबेस में उसका पास्ट का एजुकेशन जो पैटर्न है, उसके स्कोर को, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को, उसके बाद उसकी जो एक हम लोग टेस्ट लेते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट कि वो बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा, हम लोग क्वेश्चंस के बेस पे देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे मतलब उसका रुझान किस फील्ड में है या क्या उसका एक्सपर्टनेस है, क्या उसकी मतलब वीक पॉइंट है, उसको फोकस करेंगे। फिर उसके पेरेंट्स का हम एक अलग साइड से काउंसलिंग करते हैं। क्या होता है कि जब पेरेंट्स और बच्चा दोनों साथ में हमारे टेबल पर बैठता है तो कुछ चीज़ें बच्चा हाइड करता, कुछ चीज़ें पेरेंट्स हाइड करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को सेग्रीगेट करके अलग अलग उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको बैठाते हैं साथ में और फिर एक फाइनल जो हमारा ओवरव्यू रहता है उनके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे अभी ही आज का रिसेंटली मेरे पास मॉर्निंग में एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मुझे अपने बच्चे को एडमिशन कराना है। तो मैंने पूछा कि आप मतलब आपका बच्चा रिपीटेड है? तो उन्होंने बोला हाँ 2 बार नीट दे चुका है, ये 3rd टाइम है, इस बार तो मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही है। तो मैंने पूछा कि लास्ट ईयर आपके बच्चे का स्कोर क्या रहा? तो तुरंत उसको क्या कर रहे हैं कि मतलब मैनेज करने के लिए
मेरे बच्चे का वो तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा सा वो उस समय बीमार था, तो बीमारी की वजह से बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो ये हो गया कि एक फादर का अपने बेटे के प्रति या बेटी के प्रति एक ओवर केयर, तो ये हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को हम मतलब पॉलिश करके उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमारे पास ट्रूली उनका फीडबैक नहीं आया कि नहीं एग्जैक्ट उसका स्कोर क्या था, उन्होंने मतलब हमलाइज किया चीज़ों को। तो हम दोनों को जब अलग करते हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं। अब दोनों के कॉमन पॉइंट निकले तो उसमें सच्चाई निकल के आती है, तो हम उसको ध्यान रखते हैं। हम इससे सो नहीं करते कि दोनों चीज़ें क्या है, आपने गलत बोला, उन्होंने क्या गलत बोला, लेकिन हम अपने पास एक डेटाबेस अपने काउंसलिंग का पैटर्न में लाते कि नहीं ये चीज़ें है कॉमन, इसको लेके हमें चलना चाहिए। तो हम हर एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं। और मेरा मानना है कि जो हमारे थ्रू काउंसलिंग करे उसका रेशियो 100% कहीं ना कहीं उसको हम प्लेस करा दें। और हमारे टीम और जो एमबीबीएस वाला डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, एक आपने सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था कि एमबीबीएस वाला क्यों अलग है। तो एमबीबीएस वाला एडमिशन का जो फर्स्ट डे के प्रोसेस से प्लेसमेंट तक के लिए प्रोसेस एक जनरेट कर रहा कि आप पढ़ो, आपको आफ्टर पढ़ाई के दौरान भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आपको हम गाइड करेंगे। लाइक जैसे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी यूजी तो कर लिया, अब पीजी के लिए उनके पास गाइडेंस नहीं है, तो हम ड्यूरिंग कोर्स में भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बोला है कि आप हमसे टच में रहो और पीजी के लिए आप तैयारी करते रहो। हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है, बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कॉलर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे कॉलेज को डिजर्व करते हैं, या वो उनके अंदर क्षमता है कि वो ग्लोबल लेवल पे जाकर एक्सपोजर को अचीव कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट अगर हमारे ट्रैक में रहते हैं तो हम उनको यूएसएमएलई का टेस्ट का प्रिपरेशन कराते हैं। लैंग्वेज टेस्ट के लिए हमारे पास टीम है। तो एमबीबीएस वाला काउंसलिंग प्लस ट्यूटर प्लस जो पीजी के लिए गाइडेंस के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास पूरी इन हाउस है। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, हमारे पास लेक्चर लेने के लिए फैकल्टी हैं, वो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद उनकी प्रोफाइल हम लोग बिल्डअप करते हैं। जैसे आने वाले टाइम में हम आपसे बोले कि कोई अगर जाए कहीं पे तो पेपर वर्क उसका मजबूत होना चाहिए कि आपने क्या किया। अगर आप हमसे 2 मिनट के अंदर बोलोगे कि एमबीबीएस वाला का जर्नी किया, तो 2 मिनट में मैं कितना बता पाऊंगा। उसी तरीके से और जिसने पढ़ाई किया है अगर वो ऑन टेबल बैठ के इंटरव्यू दे तो कितना देर उसको 5 मिनट में बहुत अच्छे पॉइंट को भूल जाता आदमी। अभी हमने जो 12 साल का लाइफ जिया है, इसको 5 मिनट में कंप्लीट करने का मौका मिले तो शायद बहुत सारी चीज़ें मेरी निकल जाएंगी। लेकिन 12 साल में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत चैलेंजेज आए, बहुत हमने भी सुधार किया, बहुत सारी हमने भी गलतियाँ की होगी। तो हमने धीरे धीरे उसको आज लेकर एक लेयर पे ले आया, एक लेवल पे लेकर आ चुका हूँ आज के डेट में। और भी हमें अपने आप को मॉडर्न करना है। आज अभी जो काउंसलिंग है, जैसे बहुत सारे, एक और इसमें भ्रमित करने वाली बात है कि कुछ काउंसलर ऐसे हैं सोचते हैं कि हमने बेसिक चीज़ें सीख ली, काउंसलिंग का फंडा खत्म हो गया। नहीं, हमें भी डे बाय डे सीखना पड़ता है। हर साल नए कॉलेजेज आते हैं, नई सीट आते हैं, नई काउंसलिंग में रूल्स आते हैं, नए नए कोटा मतलब स्टेट वाइज चेंजेज होते रहते हैं। तो हमें हर एक चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। कौन से कॉलेज की स्थिति लास्ट ईयर से गड़बड़ हो गई, कौन सा अच्छा ग्रोथ कर गया। जरूरी नहीं है ना कि जो बेसिक कॉलेज था वो बाद में ब्रांड नहीं बन सकता या उसके हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से विजिट पे निकलती है। लाइक जैसे हम लगभग 15 स्टेट में अभी हम काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम पिछले 2-2.5 महीने से स्टेट वाइज जा रही है, कॉलेज कैंपस टूर करती है। अब ऐसा नहीं है ना कि एक डीन आया, वो डीन परमानेंट वही डीन कॉलेज में रहेगा, चेंजेज होगा। हॉस्पिटल्स में पहले बेड कम थे, बेड बढ़े कि नहीं बढ़े, क्या इसके पास स्पेसिफिक कोई ब्रांचेज में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, वहाँ का क्या रिव्यू है, ये हम कलेक्ट करते हैं ग्राउंड पे जाके। लोग सोचते हैं कि हमने ब्रांच कंपनी बना लिया, बैठ के सिर्फ गाइडेंस कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। डेटा आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या गाइड करोगे। तो इस हमारा मतलब पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर। हाँ, तो उस पर हम लोग करते हैं पूरी तरीके से। रियली इम्प्रेसिव। सो मेडिकल फील्ड बहुत एक्सपेंसिव जर्नी है, बहुत कॉस्टली एजुकेशन है। तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है, दे हैव डिसाइडेड कि दे विल गो फॉर एमबीबीएस, बट इतना पैसा नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड यू प्रोवाइड? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिकल फील्ड में हर एक पैरामीटर के कॉलेज हैं और हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपने बोला कि मेडिकल फील्ड एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने स्कोर अच्छा डिजर्व किया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट पढ़ा रही है। अभी इंडिया में 2014 के बाद से लगभग डबल, मतलब 2014 में जो सीट थी लगभग 56,000 के आसपास, आज 120 के आसपास है। 1,20,000 मेडिकल की सीट्स होगी। एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के। तो अभी और भी भारत सरकार के द्वारा एवरी ईयर हर स्टेट में कुछ ना कुछ कॉलेज नए आ रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि हर
जिला एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। तो अगर आप पढ़ने वाले हो, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो क्या जॉब में हमें जो सिलेक्शन मिलता है तो हमारे मेरिट के आधार पे, हमारे नॉलेज के आधार पे मिलता है। उसी तरीके से मेडिकल फील्ड में भी है कि अगर आप अच्छा स्कोर लाते हो तो नॉमिनल फीस है, 1 लाख रुपए फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, कहीं 40,000 फीस है, एम्स जैसे जगह पे 10,000 के अंदर फीस है, और उसमें आपको पढ़ाई मिल रही है। और इतने बड़े मतलब रिनॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ब्रांडेड कॉलेज, ब्रांडेड इन द सेंस देश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में। तो हर फील्ड के अंदर ये क्या है कि जैसे आपकी मेरिट कम रहेगी, आप स्कोर कम लाते हो, तो फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हो। प्राइवेट कॉलेज में फीस है, लेकिन एक आप जो कोर्स करने जा रहे हो ये भी एक रिस्पेक्टेड और रिनॉन्ड कोर्स है, तो आपको उसका पे आउट करने के लिए मेरा मानना है कि अगर आप कर रहे हो तो उसका आउटपुट भी है। आपको लाइफ में जो आप जर्नी जियोगे या जो चीज़ आपको मिल रही है तो डेफिनेटली मतलब वो कॉस्टली है, और उसके आधार पर आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। दूसरा एक आपने एक बात बोला कि डोनेशन जो है, हाँ, एक मैं आपको बता दूं कि अभी जो भारत सरकार की काउंसलिंग पैटर्न है इसमें 2 पैरामीटर है। एक एमसीसी काउंसलिंग कराती है जो ऑल इंडिया के कॉलेज के लिए कराती है, और दूसरा कराती है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों जगह पे कहीं भी डोनेशन का कॉलम नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो बच्चे मेरिट से जाते हैं उसकी अलग फीस बना दिया है। 3 कोटा है, अगर भारत में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ 3 पैटर्न पे आप एडमिशन ले सकते हो। एक मेरिट है जिसमें आप स्कोर लाइए, काउंसलिंग करिए, जो आपका कॉलेज की फीस है उसको आपको पे करना है, उसमें कोई डोनेशन नहीं, हर एक चीज़ की आपको कंप्लीट आपका पूरा डेटाबेस दिया हुआ है। दूसरा एक फीस है मैनेजमेंट कोटा, उसमें क्या कर दिया कि जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं उसको हाई फीस पे एडमिशन मिलता है। मैनेजमेंट कोटे की फीस नॉर्मल कोटे से थोड़ा ज़्यादा रहती है। इसके अलावा तीसरा कोटा है एनआरआई कोटा, उसकी फीस थोड़ा ज़्यादा रहती है। तीनों के क्राइटेरिया अलग हैं, फंडामेंटल्स अलग हैं, लेकिन एडमिशन होता है काउंसलिंग के बेस पे भी। मैनेजमेंट भी होगा तो काउंसलिंग के बेस पे। कोई ऑफलाइन एडमिशन्स मेडिकल में नहीं होते हैं कि किसी नंबर ने कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं किया वो पैसा दे जाकर एडमिशन ले ले, या क्वालिफाई कर भी लिया है और वो जाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो और डायरेक्टली जाकर एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक तरीके का मिथ है कि मेडिकल में डोनेशन लगता है। वो पहले ही डिसाइडेड फीस स्ट्रक्चर रहता है, आपके स्कोर के आधार पे, आपके चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। अगर आपका स्कोर कम है, आपको पता है कि ये कॉलेज हमें नॉर्मल कोटे में नहीं मिलना है, तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया एनआरआई कोटा का, तो आपको एनआरआई कोटे की फीस पे करनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट सर। बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन भी है इस फील्ड को लेकर कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज लें या फिर फॉरेन में एडमिशन ले लें, आप उन्हें कैसे काउंसलिंग देते हैं? देखिए इसमें क्या है, बच्चे के आधार पे, फिर मैंने आपसे बोला था ना कि बच्चे के आधार पे काउंसलिंग देखा जाता है कि ये बच्चा अगर हम फॉरेन में भेज तो रहे हैं, क्या फॉरेन में सर्वाइव कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि हमारा एडमिशन लेना ही टारगेट नहीं है, हमें वो एडमिशन लेकर अपने लिए क्या हम कर पा रहे हैं, हम अपने आप को ग्रोथ करने के लिए एडमिशन ले रहे हैं। अगर हमने एडमिशन ले लिया और फिर उस कोर्स के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं एडमिशन लेने का। तो फॉरेन एजुकेशन भी अपने आप जगह पे बेस्ट है, लोवेस्ट फीस में आपको अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाते हैं, अच्छे जगह का एक्सपोजर मिल जाता है। इंडिया एजुकेशन भी अच्छा है। देखिए क्या होता है कि फॉरेन से जो बच्चे कुछ कंट्री को छोड़ दिया जाए, जैसे लाइक यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा को छोड़ दिया जाए, तो इंडिया आने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो FMGE के नाम से था, अब नेक्स्ट हो चुका है। तो वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इंडिया से अगर आप परस्यू करते हो तो डायरेक्टली आप जाकर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट आ चुका है, लेकिन फॉरेन वाला टफ है, तो उसको आपको यहाँ पे इंडिया में आपने यूजी किया तो आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चूँकि मान लीजिए इंडिया में आपका मेरिट नहीं बना, आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो 100% मुझे रास्ता है, मुझे मंजिल तक जानी है, थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट कर लेना है, तो आप एब्रॉड जाकर एजुकेशन करके आइए, अपने अंदर अपने आप को एम्पावर करिए और आके इंडिया का टेस्ट दीजिए, तो फॉरेन भी बेस्ट है। रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कर दिया तो इंडिया में आप डॉक्टर हो, तो कम पैसे में आप जा रहे हो। जैसे आप सपोज कि आप एब्रॉड गए, अब यहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे हो, आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपका स्कोर भी कम है। एब्रॉड गए, आपने किसी कंट्री में गए, बांग्लादेश गए, रसिया गए, यूक्रेन गए, जॉर्जिया गए, अगर 35-40 लाख रुपए में आपका एडमिशन हो जाता तो आपका काफ़ी फाइनेंशियल आपको मदद मिल गई। फिर आकर आप अपने को इन्हांस कर लो और आकर यहाँ का टेस्ट दे तो डॉक्टर बन गए। तो दोनों तरीके से सही है। रह गई बात कि MBBS वाला जो गाइडेंस देता है, MBBS वाला का 2 विंग है, एक MBBS वाला, एक एस्पिरेंट LI। एस्पिरेंट LI का काम है कि हम लोग US UK के लिए
और जो कि टॉप कंट्रीज हैं, उसके लिए हम मेडिकल स्टूडेंट जो परस्यूइंग कर चुके हैं या जो करना चाहते हैं उनको हम लोग गाइडेंस देते हैं, और उनके एडमिशन लेने की प्रक्रिया में जितनी भी हेल्प होती है, जो भी पैरामीटर्स है, उसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, आपको बताया था ना कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे जाकर एक्सपोजर लेकर आए तो एक रिनॉन डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उनको बेसिक आइडियाज़ नहीं है कि इस कंट्री में हमको कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या पेपर वर्क करना पड़ेगा, कैसे हमें प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, जीडी कैसे होगा, पीआई कैसे होगा, कॉलेज का सिलेक्शंस कैसे होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वो एमबीबीएस वाले की एक्सपर्ट टीम वो पूल बनाकर रखी है और हम उसमें गाइडेंस देते हैं। तो जब बच्चों को बाहर भेजा जाते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, हमने देखा है बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, बहुत कंसल्टेंसीज ऐसा करती हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जिस कंसल्टेंट, बहुत सारे कंसल्टेंसी है जो कि 6 मंथ के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन लिया और काउंसलिंग का काम शुरू कर दिया, या उनके जो भी लोग हैं जो गाइडेंस का काम करते हैं उनके नॉलेज बेस पे भी डिपेंड करता है। अब मेरा नॉलेज है नेपाल को लेके, अब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ रसिया को लेके, तो रसिया तो कहीं ना कहीं मेरा मिस्टेक होगा। एक्सपर्टीज मेरा नेपाल कंट्री को लेके है और मैं रसिया का फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आधा ज्ञान है रसिया को और मैं उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। मैं किसी और के बंदे के बातों पे भरोसा कर रहा हूँ। कई सारी ऐसी फर्म है कि उसके कोई आया बंदा बाहर का, बोला मैं रसिया में ऐसे ऐसे कर दूंगा, उन्होंने बिलीव किया, स्टूडेंट को वहाँ पे भेज दिए और खुद जाकर या खुद चीज़ों को वेरीफाई नहीं किए। तो हमारी टीम ऐसा नहीं करती। हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं, जिस भी स्टेट में काम करें या कंट्री में करें, हमारी टीम उसको पहले खुद से वैल्यूएशन करती है। हमारे पास मिस्टर रमेश खरे सर हैं जिनका एब्रॉड एजुकेशन में एक अच्छा पोजीशंस है और काफ़ी यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके काम किया है, मेंटोर रहे हैं और कई स्टेट का उन्होंने मतलब खुद से जाकर कॉलेज विजिट किया है। तो हम जहाँ कंफर्टेबल होता है वहीं पे हम अपने स्टूडेंट को रेफ़र करते हैं या हम उनको गाइड करते हैं कि यहाँ के लिए सजेशंस देते हैं। हम बिना देखे हुए, मैंने आपसे बोला ना कि बिना, हम ब्लाइंड फेथ नहीं करते। तो ना मैं किसी कॉलेज के ऊपर ब्लाइंड फेथ करता हूँ, ना मैं स्टूडेंट को आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि वो किसी काउंसलर के पास ब्लाइंड फेथ नहीं करे, ना हमारे ऊपर करे। एमबीबीएस वाले के ऊपर भी जो उनके क्वेश्चंस हैं, जो उनके डाउट्स हैं, वो लेकर आए। जितनी भी मतलब उनको मतलब शिद्दत से वो क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, डाउट वो लेकर आए। अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने मेरे पास 20 क्वेश्चंस की लिस्ट लाया और अगर मैं रिजॉल्व कर दूं 15 से एबव, तो जाकर मेरे साथ वो परस्यू करे, अदरवाइज नहीं करे। आपका मतलब अगर मैं गाइडेंस देता हूं तो मैं एक्सपर्ट बन के बैठा हूं, तो मेरा काम है कि मेरे जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, उसके डाउट्स को एक एक करके मैं रिजॉल्व करूं। इरिटेट होने वाला जॉब नहीं है इसमें। पेशेंसली मुझे उसके हर चीज़ का आंसर करना पड़ेगा। अगर वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड है देन हमको कंटिन्यू करें, ज्वाइन करें। तो इसी तरीके से जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो आप अपने चीज़ों को तैयार करके जाओ, अपने डाउट्स को लेकर जाओ। अगर वो दूर करने में सक्षम है और वो कर पा रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हो। एक बार आप उसके साथ उसका बैकग्राउंड चेक करो, संस्था का बैकग्राउंड चेक करो, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं या जो भी पोजीशन पे बैठे हैं उनके बारे में आप जो भी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। थोड़ा वेट करके डिसीजंस लो, लेकिन समझो, जानो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। सर ऐसा भी होता है, एक बार एडमिशन करा दिया जाता है फिर बच्चों से कांटेक्ट ही नहीं करते हैं वो। ऐसा मेरी सिस्टर के साथ हुआ है, वो बाहर फॉरेन में पढ़ रही हैं, सीजन जॉर्जिया। जी। एडमिशन करा दिया गया, उसके बाद उन्होंने कॉल पिक करना बंद कर दिया। आप किस तरीके से बच्चों का टच में रहते हैं? खैर देखिए, अब उन्होंने ऐसा किया, एडमिशन करा के कॉल पिक नहीं करना, कॉल पिक करना, तो उन्होंने अपनी लेगेसी तो खराब किया। तो वो जैसा बोला गया ना कि जैसा मतलब हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें हर क्रिया का प्रतिक्रिया मिलता है। तो अगर हमने अच्छा किया होगा तो मेरे लिए और अच्छा होगा। अगर वो ऐसे हैं बाई नेचर तो फिर उसके लिए तो उनको खुद मिलेगा, जैसा वो करेंगे वैसा उनका फिर मतलब फल मिलेगा ना, परिणाम उनको भी मिलेगा। रह गई बात कि हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं, मैंने बताया कि अगर जॉर्जिया में फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, जब तक हमारी टीम विजिट नहीं करेगी, हम अपने लेवल पे उसका अगर जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे और संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम तब तक किसी स्टूडेंट को उसके लिए मैं सजेशंस नहीं दूंगा। मेरा ये मानना है, इंडिया को लेकर हो या बाहर को लेकर हो, हमारी जब तक मतलब वैल्यूएशन टीम पूरी उसको जांचेगी, समझेगी। अगर हमें लगेगा उस यूनिवर्सिटी के मालिक के बारे में हम समझेंगे। सपोज हमने एक, मान लो किसी संस्था में हम प्रवेश करा दें किसी बच्चे को और वो मालिक अच्छा नहीं हो, जैसे परिवार का मुखिया अच्छा नहीं हो, तो परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसी तरीके से अगर उसका ऑनर, उसका जो बैकग्राउंड है या उसका पोजीशनिंग है, अगर वो मार्केट में नहीं अच्छा हो और उसको अच्छा नहीं हो, तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट को नहीं भेजता। क्योंकि अगर एमबीबीएस वाला है
सपोज ये मेरी संस्था है, मेरे अंदर अगर अच्छाई नहीं होगी तो क्या मेरी टीम के अंदर अच्छाई आएगी? क्या ट्रू, आ भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इम्पैक्ट तो रहेगा। अगर मैं गलत हूं तो मेरी टीम के अंदर भी कुछ ना कुछ गलत चीजें होंगी। तो मैं ये मानता हूं कि जो उसके हर एक चीज पे हम पैरामीटर पे फोकस करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद ही हम गाइड करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। हाँ। सर मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगी। जी। आप एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, नाउ यू हैव एस्टेब्लिश्ड इतना बड़ा बिजनेस, तो सर कैसे हुआ ये ट्रांजिशन? एग्जैक्टली क्या था कि मैं मतलब जैसा कि मैं बाहर का रहने वाला हूँ, मेरा स्टेट यूपी हुआ, तो हमारे फादर मतलब फार्मर थे और मैं एक अकेला था। मेरी बड़ी सिस्टर्स थी जिन्होंने वहीं के आसपास के कॉलेजेस से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने अपना एजुकेशन किया। तो मुझे कोई टेक्निकल डिग्री या फिर आप बोल सकते हो कि कोई मतलब प्रोफेशनल डिग्री के लिए, गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। तो मैं अपने टाइम अपने दोस्तों से और कॉलेज खुद जाकर जो संघर्ष किया, जो दिक्कतें आई मेरे को गाइड करने के लिए, मैं इंजीनियरिंग के दौरान बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। मुझे यूपीटीयू उत्तर प्रदेश के लिए एक एग्ज़ाम होता था, उसमें मेरा एक अच्छा रैंक होल्ड किया था, लेकिन कानपुर में मेरे को कॉलेज मिल रहा था। मैं कानपुर को लेकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फोबिया बना हुआ था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो छोटी छोटी गलतियों को जैसे बड़ा अपॉर्चुनिटी अपन लॉस कर देते Stereotypes भी हैं। होते हाँ, हैं। तो इस वजह से जो मैंने अपने अंदर फील किया, जो अपने कोर्स लेने के दौरान जो मैंने महसूस किया, दिक्कतें आई, शहर के बारे में नॉलेज नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलेज कभी पहले गए नहीं, वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि किस पोजीशंस के हैं, या उनको मैं जज नहीं कर पा रहा था बातों से। तो मुझे बहुत ही मतलब एक फियर टाइप का लगता था। तो जो सफ़र किया उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, आने वाले समय में मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो कुछ जूनियर्स वगैरह का ग्रुप बनता है, नेचुरली हर जगह होता है जूनियर और सीनियर का। तो मैं जूनियर को रियली हॉनेस्टली से मतलब उसको गाइड करता था, यहाँ पढ़ने आए हैं तो अपन पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों में मत रहो। तो वो लोग मेरे को मतलब एक बोलते हैं ना कि वैल्यू देना चालू कर दिए। सपोज हमारे 120 का बैच था तो उसमें मुझे एक थोड़ा सा वैल्यू जो हमारे जूनियर थे या मेरे कलीग थे वो देना चालू कर दिए। तो मुझे लगा कि मेरी बातों पे कई सारे लोग रिलाई कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मतलब गाइड करूं। तो जो उनके पीछे जनरेशन आने वाली थी, सपोज किसी हमारे दोस्त का भाई आने वाला था, छोटा भाई, सिस्टर आने वाली थी, तो क्या लेना चाहिए ब्रांच, क्यों एक कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। तो मेरे दोस्त लोग ही मेरे से पूछने लगे कि ये कॉलेज में अपनी सिस्टर का एडमिशन करा दें, इस कोर्स में करा दें, ये ब्रांच दिलवा दें। तो हम उनको गाइड करने लगे, तो उन लोगों ने भरोसा किया। तो सेकेंड ईयर में ही मैंने 10-15 बच्चों को ऐसे गाइड किया। तो मेरे को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए करूँ तो देखता हूँ क्या हो सकता। तो मैं अपनी फर्म मतलब फर्म इन द सेंस काम चालू कर दिया। काम चालू किया तो उस समय तो मैं सारे कोर्सेज़ के लिए करता था। फिर वो कोर्स मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगा। तो जैसे लाइफ में अभी बताया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होते रहना चाहिए, तो मुझे लगा चैलेंजिंग और क्या है। तो मुझे लगा कि मेडिकल फील्ड एक बहुत बड़ा मतलब टफ डिसीजन है किसी को लेना, और बहुत बड़ा मतलब इसमें अमाउंट एक्सपेंडिचर है। तो पेरेंट्स को गाइड करना, मोटिवेट करना, उसको सही दिशा में लेकर जाना, स्टूडेंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इंटरेस्ट आने लगा। टफ चीज़ को करने का मेरी आदत है, मेरी हॉबी में है, तो मैंने इसका शुरुआत किया। ये शुरुआत ऐसा हुआ कि मुझे फर्स्ट ईयर 3 स्टूडेंट को मैंने गाइड किया, फिर उसके अगले साल मैंने लगभग 7 बच्चों को किया, उसके बाद 25। आज तो स्थिति ये हो गई है कि आप ये समझ लो कि मोर देन 500 स्टूडेंट एवरी ईयर मेरे से काउंसलिंग का काम करा रहे हैं, और मैं उनको काउंसलिंग कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है। और 1-to-1 में मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा के लिए लगभग 100 एबव स्टूडेंट, लास्ट ईयर 131 स्टूडेंट को मैंने मतलब मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में गाइडेंस देकर और कॉलेज सिलेक्शन में मदद कराया। इस बार और वो श्रृंखला बढ़ेगा और डे बाई डे मतलब अच्छा लग रहा है। हमारी टीम और अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर रही है। जो काउंसलिंग में जो गलतियां हमसे होती थी पास्ट फ्यू ईयर में, तो उस चीज़ को हम और सुधारते जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना कि हम अब ले आ रहे हैं एक्सपर्टीज, जैसे एआई हो गया, मेटा पे आ गए हम लोग अब प्रॉपरली, जैसे आपके चैनल के माध्यम से पॉडकास्ट पे, तो हम हर चैनल पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संख्या, जैसे 1-to-1 में तो हमने 500 स्टूडेंट को गाइड करते थे, अब मेरा ये प्लानिंग है कि हम इस साल का टारगेट रखे हैं कि लगभग 5000 स्टूडेंट को हमें इस साल गाइडेंस देना है। तो हम हर चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बदलाव के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। Thank you. आज आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लोग देखने वाले हैं उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमें भी आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी पॉडकास्ट पे आकर अच्छा लगा। हम हर एक बदलाव के लिए तैयार हैं।
आप लोग ऐसे ही इनवाइट करते रहो। हम ये चाहते हैं कि इस हिसाब से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम लोग पहुँचें, और जो भी मुझे मतलब चेंजेस करना होगा, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी लर्न कर रहे हैं काउंसलिंग के बारे में। और हमारी ये आपके मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा आपके व्यूअर को कि 100% हम अपने अंदर सुधार की प्रवृत्ति ला रहे हैं, और हम हॉनेस्टी से गाइडेंस का काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को करियर चुनाव में हम मदद करने के लिए अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, और हम उसमें लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर।